प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आज हम सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति। तो प्रगतिवाद में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति एक प्रमुख विशेषता रही। यह वह दौर था जब देश अंग्रेजी राज सत्ता के अधीन था और उससे मुक्ति का संघर्ष दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। इस संघर्ष में जनता के व्यापक हिस्से शामिल होते जा रहे थे। उत्तर छायावादी कविता में दो मुद्दे विशेष रूप से उभर रहे थे। उस समय के कई लेखक स्वयं भी राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। कविता करना और आज़ादी के संघर्ष में भाग लेना उनके लिए अलग अलग बातें नहीं थी। यानी एक तरफ कविता करना वो एक अलग चीज़ होती है और किसी कविता में बताए गए उद्देश्य को साकार रूप में जो है अपने ऊपर ला करके उसको अपने व्यवहार में लेकर के आना, ये एक अलग बात होती है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन उस समय ऐसा ही हो रहा था कि जैसा वो अपनी कविताओं में कह रहे थे वैसा ही व्यवहार वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल होकर के उस व्यवहार को भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। छायावाद के दौर में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। सुभद्रा कुमारी चौहान, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर ही नहीं, बाद में प्रगतिवाद से जुड़े राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, शील, यशपाल, शिव वर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, हंसराज रहबर आदि कई साहित्यकार राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। प्रगतिशील कविता में व्यक्त राष्ट्रीय भावना छायावादी राष्ट्रीय भावना से कई मायनों में अलग थी। इसका एक उदाहरण नागार्जुन की रचना के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगी कि पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं, वही रंग है वही ढंग है, फर्क नहीं कुछ पाते हैं। देश यानी वो बताना चाहते हैं कि पुलिस और पलटन के हाथी ये जो दिखाई दे रहा है, ये पुलिस और ये समाज के जितने भी जो हाथी हैं, यानी बड़े लोग हैं जो कि किसी बड़े बड़े पद पर हैं, वो सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं। वही रंग है वही ढंग है, फ़र्क नहीं कुछ। इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। जैसे अंग्रेज लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय लोग भी हम जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं वो हमारा शोषण कर रहे हैं। देशभक्ति की सनद मिल रही आए दिन शैतानों को और डांट डपट उपदेश मिल रहे दुखी मजदूर किसानों को। वही स्थिति है कि जो फ़ायदा हो रहा है वो बड़े लोगों को हो रहा है, जो परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं वो मजदूर और दिनहीन लोगों को उठानी पड़ रही है। तो यानी वो बताना चाहते हैं कि समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इतना फ़र्क आ गया है बस कि अब जो है अंग्रेज़ों की, जहाँ अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ पर कुछ भारतीय लोग भी अधिकारियों की भूमिका में आ गए हैं, लेकिन कोई विशेष इससे फ़र्क नहीं पड़ा है। जहाँ जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, बाकी जो मज़दूर है वो तो जो पहले भी गिरा हुआ था और अब भी उसकी स्थिति बहुत समाज में गिरी हुई है। उन्होंने इतना ही कहना पर्याप्त नहीं समझा कि देश को विदेशी दास्ता से मुक्त होना चाहिए, बल्कि ये भी कि आज़ाद भारत किस तरह होगा और राजसत्ता पर किसका शासन होगा। मतलब वो सिर्फ यही नहीं कहते कि इस दास्ता से मुक्ति चाहिए, बल्कि इससे 2 कदम आगे की सोच रखते कि आप ये जब देश आज़ाद हो जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा और उसमें राज सत्ता किस तरह की होनी चाहिए। यानी कि जो शासन होगा वो शासन संभालने वाले लोग किस तरह के होने चाहिए, क्या उनके अंदर गुण होना चाहिए, क्या उनके अंदर जो है अच्छी चीज़ें होना चाहिए जिसके कारण से भारत राज्य की उन्नति हो सके। यानी इतनी सोच उस समय के लोग जो है, एक सामान्य जनता जो है वो उस समय की इतनी बड़ी सोच लेकर के चल रही थी, जो सिर्फ अपने साहित्य में ही उन चीज़ों को नहीं लेकर के आ रही थी जो लिखी हैं, बल्कि उन चीज़ों को उन्होंने आत्मसात कर लिया था और इसीलिए भविष्य के सपनों को भी वो उनके साथ कविताओं के साथ साथ जीने लगे थे।
उन्होंने गांधी युग के हिंसा और अहिंसा के सवाल को अप्रासंगिक ठहराकर अस्वीकार कर दिया। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा था, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है। तो उन्होंने कहा हिंसा अहिंसा क्या होती है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या होती है, कि जीवन नहीं चला जाए एक व्यक्ति का, तो इससे ज़्यादा और हिंसा क्या होती है। कारण कुछ भी हो, चाहे अहिंसा के कारण से मृत्यु हो या हिंसा के कारण मृत्यु, तो मृत्यु होती है। यानी मृत्यु किसी भी रूप में हो उसको मृत्यु ही कहेंगे, उसको कुछ और नाम नहीं दिया जा सकता। आज़ादी के बाद की निराशाजनक तस्वीर के प्रगतिशील रचनाकारों को उस समय की राष्ट्रीय सरकार की आलोचना करने को प्रेरित किया, लेकिन मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग एक हिस्सा इससे भिन्न ढंग से सोच रहा था। वे किसान मजदूरों के हितों से ज़्यादा अपने हितों को तरजीह दे रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि ऐसे बदलाव होंगे जो उनके हित में जाएंगे। और इसके साथ साथ मध्यवर्गीय और बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो इससे भिन्न सोच रहा था, यानी वो उसमें सिर्फ अपने फ़ायदे की सोच रहा था कि मेरा फ़ायदा क्या होगा, जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उस समय हम अपना फ़ायदा किस तरीके से ले पाएंगे। और यही कारण था कि भारत का जो बंटवारा हुआ उसका मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अपने स्वार्थ में आकर के और इस पूरी राजनीति को जो है एक नई दिशा दे दी और नई गति दे दी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।